हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट नंबर 64 पे आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज अपना जो टॉपिक है, जैसे कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन, उससे आगे का जो नेक्स्ट जो भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो भाग है उसका हेडिंग अपनी रंध्र की संरचना, रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अपनी नई हेडिंग क्या है? रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो, रंध्र की संरचना पढ़ने से पहले अपने को रंध्र के बारे में पता होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या होता है। तो आप सभी को कल मैंने बताया था, लीफ होती है, लीफ की या तो ऊपरी सतह पर या निचली सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। अनेक सूक्ष्म छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? रंध्र कहेंगे। ये इसकी सही रूप से डेफिनेशन बताएं तो ये कहें, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाली, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाली द्वार कोशिकाओं से, कौन सी कोशिकाओं से? द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई जो संरचना है, कौन सी कोशिकाओं से? द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई जो संरचना है उसे आप क्या कहोगे? रंध्र कहेंगे। दोबारा सुनना, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाली, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाली द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्रनुमा संरचना, द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में रंध्र पत्ती की जो पत्तियां होती हैं उनकी निचले अधिचरण पर पाए जाते हैं, जबकि एकबीजपत्री पादपों में रंध्र पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अब ये जो रंध्र होते हैं, इन्हीं के माध्यम से जल बाहर निकलता है, इन्हीं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, मानी गैसों का विनिमय भी रंध्रों के माध्यम से होता है, और जल है वो भी बाहर निकलता है, वो भी किसके माध्यम से निकलता है? रंध्र के माध्यम से। अब ये तो हो गई रंध्र की बात। दोबारा देख लेना, पत्तियों की सतह पर उपस्थित द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। रंध्र की संरचना की बात करेंगे हम। तो रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ बोर्ड पे देखें सभी विद्यार्थी कि ये जो रंध्र है ये खुला रंध्र है। कैसा रंध्र है? खुला रंध्र। और ये कैसा है? बंद रंध्र है। ये खुला रंध्र है, ये कैसा है? बंद है। अब जब रंध्र खुलते हैं तो द्वार कोशिकाएं, जब रंध्र खुलते हैं तो द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आती हैं। जब रंध्र खुलते हैं तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आएंगी? स्फीत अवस्था में। लेकिन जब रंध्र बंद होते हैं तो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो सलथ अवस्था में आ जाती हैं। कौन सी अवस्था में आ जाएंगी? सलथ। जब रंध्र खुलते हैं तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होती है? स्फीत अवस्था में। जब रंध्र बंद होते हैं तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आती हैं? सलथ अवस्था में। अब बात करें हमने संरचना की, तो ये रंध्र की संरचना। जैसे अब यहाँ बताएं आपको एक बात, द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार वृत्ताकार प्रकार का होता है। द्विबीजपत्री पादपों में जो द्वार कोशिकाएं होती है उनका आकार वृत्ताकार प्रकार का होता है। ये कहें हम किडनी की शेप की होती हैं। लेकिन एकबीजपत्री पादपों की बात करें, एकबीजपत्री पादपों की बात करें तो एकबीजपत्री पादपों में जैसे एग्जाम्पल है हम घास, इनमें जो द्वार कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं हैं? द्वार कोशिकाएं हैं, उनका आकार डंबल रूपी होता है। कैसा होता है? डंबल रूपी होता है। ये बिंदु आपको 11th बायो में पढ़ाया गया था। तो द्विबीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं हैं, उनका आकार वृत्ताकार होता है, जबकि एकबीजपत्री पादपों में जो द्वार कोशिकाएं होती है उनका आकार डंबल रूपी होता है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर जो दे रखी है इसका नामांकन करेंगे। तो द्वार कोशिकाएं कौन सी है? देखो यहाँ ये जो दो सेल आपको नजर आ रहे हैं इनको कहेंगे हम द्वार कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं कहेंगे? द्वार कोशिकाएं। जैसे आपको एक एग्जांपल दें,
आपके प्रत्येक कमरे के एक दरवाजा है और दरवाजे के जो भाग लगे हुए हैं, जैसे हम अपनी भाषा में होते हैं किवाड़, जिनको हम खोलते और बंद करते हैं, तो इसी प्रकार रंध्रों में भी द्वार कोशिकाएं होती हैं जो खुलती और बंद होती हैं। यहाँ द्वार कोशिकाओं के अंदर इस बात, ये जो संरचना आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं रिक्तिका, रिक्तिका। और ये जो होता है द्वार कोशिकाओं में मुख्य रूप से इसको बोलते हैं केंद्रक। और ये जो सूक्ष्म संरचना बता रहे हैं इसको बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो द्वार कोशिकाओं में देखो एक तो केंद्रक है, रिक्तिका है, हरित लवक है। और ये जो प्रत्येक जो द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई जो संरचना जिसे बोलते हैं रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। तो रंध्र छिद्र कौन सी कोशिकाओं से घिरा हुआ है? तो आप कहोगे द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ है। द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई संरचना को आप क्या कहोगे? रंध्र छिद्र कहते हैं। प्रत्येक द्वार कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, हरित लवक पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं की बाहर की तरफ जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं सहायक सेल्स। कौन सी सेल कहेंगे? सहायक सेल्स। तो ये खुला रंध्र है, जब रंध्र खुलता है तो कौन सी अवस्था में आता है? स्फीत अवस्था में। आपको अभी बताया जब रंध्र खुलता है तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होंगी? स्फीत अवस्था में। और जब रंध्र बंद होता है द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होती हैं? सलत अवस्था में। तो ये बंद है और ये खुला है। ये जो रंध्रों की संरचना है ये द्विबीजपत्री पादपों के अकॉर्डिंग है। दोबारा देखना, रंध्र की संरचना की बात कर रहे हैं तो रंध्र की संरचना में हमेशा डायग्राम बनाएंगे हम। एक तो खुला रंध्र बनाएंगे, एक ऐसा बनाएंगे बंद रंध्र बनाएंगे। खुला रंध्र जब बनाया जाता है तो माने रंध्र कब खुलते हैं तो आपको इतना ही पता होना चाहिए द्वार कोशिकाओं में जब कौन सा मान बढ़ जाए? स्फीत मान बढ़ जाए या स्फीत अवस्था में द्वार कोशिकाएं, जैसे पीछे 5 के चैप्टर में था स्फीत दाब, टिप्पी दाब। तो स्फीत दाब अधिक होगा तो द्वार कोशिकाएं खुल जाएंगी, लेकिन जो ही स्फीत दाब तो शून्य हो जाएगा तो वहां कौन सा दाब आएगा? सलत। तो कोशिका द्वार कोशिकाएं अगर सलत अवस्था में है तो रंध्र क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो रंध्र की जो संरचना है इसमें हमने बताया कि द्विबीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं उनका आकार कैसे होता है? वृत्ताकार, राइट। और प्रत्येक रंध्र छिद्र है वो कौन सी कोशिकाओं से घिरा होता है? द्वार कोशिकाओं से। द्वार कोशिकाओं के चारों जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें कौन सी सेल्स बोलते हैं? सहायक सेल्स। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, लेकिन जब द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में आती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। यहाँ देखो एक अपनी बुक में एक बात और बता रखी है कि ये द्वार कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? द्वार कोशिका है। तो इस कोशिका की जो अंदर वाली भित्ति है तो मोटी होती है और बाहर वाली जो भित्ति होती है वो क्या होती है? पतली होती है। तो ये रंध्र की संरचना है। तो पहले रंध्र की परिभाषा क्या होगी? पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्रनुमा संरचना। पत्तियों की सतह पर द्वार कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। और फिर रंध्र की संरचना पढ़ेंगे तो रंध्र की संरचना में दो बातें याद रखनी है आपको। द्विबीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं कैसे आकार की होती है? वृत्ताकार। एक बीजपत्री पादपों में द्वार कोशिकाएं कैसे होती है? डंबल रूपी। यहाँ एक ऐसा रंध्र है, खुला रंध्र है, ये कैसा है? बंद प्रकार का। तो खुला रंध्र है, इस समय इसका मानी इसकी द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में? स्फीत अवस्था में। जब रंध्र बंद हो जाता है तो द्वार कोशिकाएं कौन सी अवस्था में आती है? सलत अवस्था में। अब हम नई बात पढ़ेंगे, रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि। तो यहाँ एक नाम आ रहा है रंध्र गति। रंध्र गति, रंध्र और गति। गति का अर्थ क्या होता है? गमन करना। कैसे करते हैं गमन रंध्र? तो या तो खुलता है या क्या होता है? बंद होता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसको इंगित करेगा? रंध्र गति को। गति का अर्थ क्या होता है? गमन।
रंध्र या तो खुल जाए या क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसे क्या हो गया, रंध्र गति। अब रंध्र गति की क्रियाविधि को समझाने हेतु, रंध्र गति की क्रियाविधि को समझाने हेतु तीन परिकल्पनाएं दी गई है। रंध्र गति को समझाने हेतु तीन परिकल्पनाएं दी गई है। तो तीन परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे फर्स्ट परिकल्पना की बात करें, रंध्र गति की क्रियाविधि को समझाने हेतु कितनी परिकल्पनाएं दी हैं? तीन। फर्स्ट परिकल्पना कौन सी है? मांड शर्करा परिकल्पना। फर्स्ट कौन सी है? मांड शर्करा परिकल्पना। दूसरी है अपनी स्टीवार्ड परिकल्पना, स्टीवार्ड परिकल्पना। तीसरी है अपनी सक्रिय K प्लस आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय K प्लस आयन स्थानांतरण सिद्धांत सबसे मोस्ट है, जो हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए। रंध्र गति की परिभाषा बताई मैंने, रंध्रों का खुलना या बंद होना रंध्र गति कहलाता है। रंध्र गति की क्रियाविधि को समझाने के लिए कितनी परिकल्पनाएं दी गई? तीन। कितनी परिकल्पना दी गई? तीन। पहली परिकल्पना का नाम क्या? मांड शर्करा परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना का नाम क्या है? स्टीवार्ड परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना का क्या नाम है? सक्रिय K प्लस स्थानांतरण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। तो इसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए? तीन। सबसे मोस्ट कौन सा इनमें? सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये आपको कब याद होगा? जब ये दो भी आपको अच्छी तरह याद हो। तो ये जो सिद्धांत है ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो फर्स्ट की बात करेंगे अभी हम मांड शर्करा परिकल्पना की। किसकी बात करेंगे हम? मांड शर्करा परिकल्पना की। तो मांड शर्करा परिकल्पना की बात कर रहे हैं तो देखो विद्यार्थियों, मांड को आप क्या बोलते हो? स्टार्च। स्टार्च पादपों में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। आलू देखा होगा आपने, आलू काटते हैं और काटने के बाद में पानी में डालना, पानी देखो सफेद सफेद कलर का हो जाएगा। चावल का पानी देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है? स्टार्च। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मांड। अब ये मांड शर्करा परिकल्पना क्या है, इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ बताएं मांड शर्करा। मांड शर्करा सिद्धांत दिया था लॉयड ने। मांड शर्करा सिद्धांत किसने दिया था? लॉयड ने। मांड शर्करा सिद्धांत किसने दिया था? लॉयड ने। मानी कहने का अर्थ यह है, लॉयड ने मांड शर्करा के बारे में बताया था। पीएच सिद्धांत, पीएच सिद्धांत ये दिया था सायरे ने। किसने दिया था? सायरे ने। तो मांड शर्करा सिद्धांत किसने दिया? लॉयड ने। इस यहाँ लॉयड का नाम क्यों आया? क्योंकि लॉयड ने यह बताया कि पादपों की पत्तियों में भोज्य पदार्थ का संचय किसके रूप में होता है? मांड के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? मांड शर्करा सिद्धांत। जो किसने दिया? लॉयड ने। पीएच सिद्धांत के बारे में किसने बताया था? सायरे ने बताया था। तो यहाँ देखो इसकी बात करते हैं। यह परिकल्पना अपनी बुक्स में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो। यह परिकल्पना, यह परिकल्पना जेडी सायरे ने प्रस्तुत की। यह परिकल्पना जेडी सायरे ने, यह परिकल्पना जेडी सायरे ने प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, अब ये परिकल्पना पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रंध्र दिन के समय
और रात्रि के समय क्या रहते हैं? बंद।